हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ब्लैक, वाइट और लेटेस्ट येलो फंगस के बारे में और जानेंगे इनसे कैसे बचा जाए। वेलकम टू माय चैनल कैंसर केयर बाय डॉक्टर रंजना। कोविड-19 इन्फेक्शन के बाद होने वाले कई फंगल इन्फेक्शंस जैसे कि ब्लैक फंगस ने काफ़ी पैनिक क्रिएट कर दिया है। अभी तक 10,000 केस लगभग हो गए हैं इंडिया में और कुछ स्टेट्स ने तो इसे एपिडेमिक डिक्लेयर करने का कह दिया है। ये जो ब्लैक, वाइट, येलो फंगस हैं, ये नेचर में हमारे प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ मोल्ड्स। इन्हें साइंटिफिकली म्यूकरमाइसेटीज के अंडर क्लासिफाई किया गया है, लेकिन नॉर्मली आजकल हम इन्हें कलर से डिफाइन कर रहे हैं। जैसे कि इनके ब्लैक स्पोर्स होते हैं तो इन्हें ब्लैक फंगस कहते हैं। अगर इनके वाइट पैचेस हमें दिख रहे हैं तो इन्हें वाइट फंगस, और येलोइश अगर डिस्कलरेशन हो तो इन्हें येलो फंगस के नाम से जाना जा रहा है। ये फंगस या मोल्ड्स प्लांट्स में, सॉइल में कोई ऐसा मटेरियल जो कि डेड या डिके हो रहा हो उनमें नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं, और अगर इन्हें कोई ऐसा मीडियम मिल जाए जिसमें हाई शुगर कंटेंट हो तो उसे ये अपना घर बना लेते हैं और उसमें ग्रो करने लगते हैं और फैलने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप कोई मिठाई या फिर ब्रेड बाहर छोड़ दें और कुछ दिनों के लिए उस पर ध्यान ना दें तो वो सड़ने लगेगा। धीरे धीरे उस पर कुछ फंगस ग्रो करने लगते हैं। ठीक उसी तरह हमारी जब इम्यूनिटी लो हो या फिर शुगर कंटेंट हमारी बॉडी में हाई हो तो फंगस हमारी बॉडी को अपना घर बना लेते हैं और ग्रो करने लगते हैं। ये इन्फेक्शंस कंटेजियस नहीं होते हैं, यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को नहीं फैलते हैं, लेकिन ये उन लोगों को होते हैं जिनकी इम्यूनिटी लो होती है या फिर जिनका अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ होती है या फिर जहाँ पे पुअर हाइजीन हो या साफ सफाई का ध्यान। नॉट ओनली डायबिटिक्स बल्कि जो भी लोग इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी पे हैं, जो कि किसी लंबी बीमारी के लिए इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशन ले रहे हैं, या फिर जो लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट या फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांट, या फिर कैंसर पेशेंट्स जो किसी ट्रीटमेंट के अंडर हैं और इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी पे हैं, वो लोग भी इन इन्फेक्शंस के लिए प्रोन हैं। तो अभी ये इन्फेक्शन इतनी तेज़ी से क्यों फैल रहा है? कोविड इन्फेक्शन पर से के कारण इम्यूनिटी लो हो जाती है लोगों की, और इसके ट्रीटमेंट में जो स्टेरॉयड यूज़ हो रहे हैं उसके कारण भी फंगल इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। स्टेरॉयड से इम्यूनिटी लो होती है और ब्लड शुगर बढ़ जाता है, तो सबसे ज़्यादा एट रिस्क वाली लाइन में हमारे डायबिटिक पेशेंट्स हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि कैसे बचना है इसे। आंकड़े बताते हैं कि इंडिया में 75% डायबिटिक लोगों की शुगर अनकंट्रोल्ड रहती है। इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि ज़्यादातर लोग अपना ब्लड शुगर ही नहीं चेक कराते हैं, या फिर अगर चेकअप करा लेते हैं तो मेडिसिन नहीं लेते हैं, और अगर मेडिसिन ले भी रहे हों तो 4-5 साल तक सेम मेडिसिन लेते रहते हैं बिना अपने डॉक्टर के फॉलोअप के, या फिर अपना रेगुलर ब्लड शुगर ही मॉनिटर नहीं करते हैं। इसलिए हाई ब्लड शुगर सबसे बड़ा कारण है फंगल इन्फेक्शन के तेज़ी से होने का। अब बात करते हैं कि इन फंगल इन्फेक्शंस में क्या साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं। इस समय ब्लैक फंगस सबसे ज़्यादा कॉमन है। 90 to 95% केसेस में ब्लैक फंगस के इन्फेक्शन देखे जा रहे हैं। अब इसके क्या सिम्टम्स हैं ये डिपेंड करेगा कि ये शरीर के किस हिस्से को अफेक्ट कर रहा है। मोस्ट कॉमनली ये नाक, साइनसेस, आइज से लेके ब्रेन तक जाता है, जिसको कहते हैं राइनो म्यूकरमाइकोसिस। यानी कि ये नाक से एरोसोल्स का इन्फेक्शन होके हमारे साइनसेस में घर बना लेता है, वहाँ से ये ऑर्बिट यानी कि आँख की फ्लोर को इन्वेड करता है और उसके बाद धीरे धीरे ब्रेन तक चला जाता है। इसके सिम्टम्स कुछ इस तरह से होते हैं। हेडेक हो सकता है, फीवर हो सकता है, नाक से ग्रीन कलर का डिस्चार्ज हो सकता है, या फिर ब्लड मिक्स डिस्चार्ज आ सकता है नाक से ब्लीडिंग हो सकती है, या फिर फेशियल नमनेस, यहाँ पे साइनसेस में पेन या फिर नमनेस महसूस होना। अगर ये इन्फेक्शन लंग में हो तो फिर चेस्ट पेन हो सकता है, कॉफ आ सकता है, कॉफ में ब्लड आ सकता है, फीवर हो सकता है और बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होगी। इसका इन्फेक्शन पेट में भी हो सकता है, उसका प्रेजेंटेशन होगा फीवर, लूज मोशन या फिर वॉमिटिंग। वाइट फंगस, जिसे कि कैंडिडियासिस भी कहते हैं, उसके इन्फेक्शन से
मुंह में, जीभ में वाइट पैचेस हो सकते हैं। अगर ये स्किन पे हो तो वाइट चेंजेस आ सकते हैं, या फिर अगर प्राइवेट पार्ट्स में हो तो वाइट कर्डी डिस्चार्ज और इचिंग हो सकता है। जहाँ पे भी स्वेटिंग या फोल्ड्स होते हैं वहाँ पे इस फंगस के इन्फेक्शन होने के चांसेस। रिसेंटली यूपी में येलो फंगस के केसेस काफ़ी आ रहे हैं और एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये बाहर ना अफेक्ट करके ये इंटरनल ऑर्गन्स को ज़्यादा अफेक्ट कर रहे हैं, जिसके कारण डायग्नोसिस बनाने में लेट हो रहा है। तो ये जिन इंटरनल ऑर्गन्स को अफेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि इसमें भी फीवर, लेथार्जी, वीकनेस बहुत ज़्यादा हो रही है। येलो फंगस मेटाबॉलिज्म को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है, जिसके कारण लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि भूख नहीं लग रही है और बहुत वीकनेस, लेथार्जी हो रही है, आंखें धंसने लग रही हैं। अगर कहीं चोट लग रही गई हो, जैसे कि वुंड्स का डिलेड हीलिंग, देर से वुंड्स भर रहे हैं। वैसे तो प्रिवेंशन बेस्ट स्ट्रैटेजी है, लेकिन अगर आपको इन्फेक्शन हो जाता है तो सेकेंड बेस्ट स्ट्रैटेजी इज अर्ली ट्रीटमेंट। जो सिम्टम्स अभी हमने डिस्कस किए, अगर इनमें से आपको कोई सिम्टम आ रहे हो तो उनके बेसिस पे, उसके अकॉर्डिंग ईएनटी स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट या चेस्ट फिजिशियन या जनरल फिजिशियन से मिले। आपके डॉक्टर हो सकता है आपसे कुछ टेस्ट कराएं, जैसे कि मान लीजिए आपको नाक से डिस्चार्ज हो रहा हो तो वहाँ का सैंपल लेके, वहाँ के डिस्चार्ज का सैंपल लेके कल्चर कराएं, वहाँ का स्वैब लेके कल्चर कराएं, और हो सकता है आपको सीटी स्कैन के लिए एडवाइस करें। इन फंगल इन्फेक्शंस का ट्रीटमेंट एंटी फंगल मेडिसिन के रूप में अवेलेबल है, लेकिन ये दवाइयाँ लंबे समय तक देनी पड़ती हैं और ये कॉस्टली होती हैं और इनके अपने अलग साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एम्फोटेरिसिन भी किडनी पे असर करती है। तो बेस्ट स्ट्रैटेजी है प्रिवेंशन। इससे हमें कैसे बचना है। मीडिया में इतनी इन्फॉर्मेशन आ रही है ब्लैक फंगस, येलो फंगस, वाइट फंगस के बारे में कि एक पैनिक क्रिएट हो गया है, लेकिन हमें इससे डरना नहीं है। कुछ प्रिकॉशंस, कुछ एहतियात बरतने हैं जिससे हम इससे बच सकते हैं। अब प्रिकॉशंस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अपने आसपास की जगह को बहुत क्लीन रखिए। होम और घर का एनवायरनमेंट क्लीन रखिए, वेंटिलेटेड रखिए। अपने आसपास सफाई का ध्यान रखें, घर में प्रॉपर वेंटिलेशन हो, ह्यूमिडिटी ना हो। हॉट एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट में फंगस ईजिली ग्रो करता है। ऐसे ही अपने किचन में भी साफ सफाई का ध्यान रखें। कोई भी पुराना खाना, स्टेल फूड, उसको बचा के ना रखें, उसे कंज्यूम ना करें। अगर कोविड-19 इन्फेक्शन या फिर किसी और बीमारी के लिए आपको स्टेरॉइड्स लेना पड़ रहा हो तो अपने डॉक्टर के सुपरविजन में ही लें। अपना ब्लड शुगर चेक करें, स्पेशली अगर आप डायबिटिक हैं या फिर स्टेरॉइड्स पे हैं। अब हम बात करेंगे इम्यूनिटी बनाने और डायबिटीज़ कंट्रोल करने के बारे में। एक्सरसाइज बहुत ही अच्छा तरीका है दोनों चीज़ें कंट्रोल करने का, यानी कि इम्यूनिटी बढ़ाने का और ब्लड शुगर कंट्रोल करने का। हम जानते हैं पोस्ट कोविड इन्फेक्शन वीकनेस होती है और लोग एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए लाइट वर्कआउट करना होगा, जैसे कि वॉकिंग और लाइट वेट लिफ्टिंग। लाइट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेस में ताई ची और योगा भी आता है, जो कि आप ट्राई कर सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ताई ची का लिंक है, अगर आप उसको देख के फॉलो करना चाहें तो। ताई ची से देखा गया है कि ब्लड शुगर बहुत अच्छा कंट्रोल होता है और ये ओल्डर एडल्ट्स यानी कि बूढ़े लोग भी कर सकते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि आप स्ट्रेस ना लें, एंशियस ना रहें, बहुत ज़्यादा न्यूज़ चैनल ना देखें, क्योंकि उससे आप में पैनिक क्रिएट हो रहा है। बेटर ये रहेगा कि आप बर्ड्स की, रेन्स की साउंड सुने और मेडिटेशन पे ध्यान दें। ये सारे साउंड्स और मेडिटेशन आपकी बॉडी और माइंड को रिलैक्स करेंगे, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगे और स्ट्रेस रिलीव होगा, जिसके कारण आप बाकी इन्फेक्शन से बच सकते हैं। मेडिटेशन और इन साउंड्स का लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप चाहें तो उसे। डाइट का भी बहुत रोल होता है इम्यूनिटी बढ़ाने में। आप फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ड्राई फ्रूट्स ज़रूर लें। ड्राई फ्रूट्स में ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, लेकिन ऐसा रिसर्च में देखा गया है कि डेली 30 ग्राम्स ऑफ ड्राई फ्रूट्स लेने से लाइफ स्पैन बढ़ता है। आजकल के इतने ज़्यादा इन्फेक्शन के टाइम में स्मोक या ड्रिंक ना करें। 8 आवर्स ऑफ प्रॉपर स्लीप लें, उसका बहुत रोल है बॉडी में इम्यूनिटी बनाने में। अगर आपको नींद नहीं आती है रात में तो कोई भी सूदिंग म्यूज़िक लगा के सोने की कोशिश करें। अपने खाने, सराउंडिंग्स और हैंड की हाइजीन मेंटेन रखें।
और फाइनली वैक्सीन लगवाएं। अगर आप वैक्सीन के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी पिछली वीडियो को ज़रूर देखें। अब बात करते हैं शुगर कंट्रोल करने की। ठीक है, आप मेडिसिन ले रहे होंगे, लेकिन कुछ नेचुरल चीज़ें हैं जिनसे आप शुगर कंट्रोल कर सकते हैं। जो बातें हमने इम्यूनिटी के लिए डिस्कस की हैं वो सब शुगर कंट्रोल में भी। अब बात करते हैं डायबिटिक्स कौन से फ्रूट्स खा सकते हैं। वो वैसे फ्रूट्स खा सकते हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जैसे कि एप्पल, पीच, प्लम, कीवी, बनानास, बेरीज, एवोकाडो और सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रस फ्रूट्स का बहुत रोल होता है क्योंकि ये हमारे बॉडी के जो लड़ने वाले WBCs होते हैं, जिन्हें लिम्फोसाइट्स कहते हैं, उनको भी बढ़ाते हैं। डायबिटिक्स के लिए पानी पीना भी बहुत ज़रूरी है, उन्हें हाइड्रेटेड रहना चाहिए। अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स कम करें और फाइबर्स बढ़ाएं। फाइबर्स बढ़ता है लेग्यूम्स से, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से, फ्रूट्स और होल ग्रेन से। डायबिटिक्स के लिए डाइट मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी है। उनके लिए ज़रूरी है कि वो स्मॉल पोर्शन में थोड़े थोड़े फ्रीक्वेंट इंटरवल्स में मील्स लेते रहें और रात का भोजन खासकर यानी कि डिनर बहुत लेट ना करें। हो सके तो रात 8 या 8:30 बजे के अंदर अंदर भोजन कर लें और अपने जो पोर्शंस हैं उनको ऐसे डिवाइड करें कि उन्हें अंदाज़ा रहे कि वो कितना खा रहे हैं। जैसे कि कई लोग दलिया या चावल खाते हैं, उसमें उन्हें आइडिया नहीं होता कि वो कितना ज़्यादा खा जा रहे हैं। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप अपने पोर्शंस डिवाइड करें एंड फ्रीक्वेंट इंटरवल्स में मील्स लें। एंड नॉट ओनली डायबिटिक्स, हम सभी को अपने खाने का डाइटरी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। बहुत ज़्यादा ऑयली या फ्राइड फूड्स या शुगरी फूड्स ना कंज्यूम करें। आज की मेरी इस वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद था कि आप सब लोग पैनिक ना करें, डरे नहीं, बल्कि स्टेप बाय स्टेप कुछ चीज़ों को फॉलो करके इस इन्फेक्शन से बचे रहें। थैंक यू सो मच।